हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 जुलाई को मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, तो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन टोटल जीके के क्वेश्चन जो मिला के होते हैं, चाहे वो पॉलिटी से हो, अर्थव्यवस्था से हो, भारतीय इतिहास से हो, सबका अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आपका जीके का पोर्शन आने वाला है। तो उसको लेकर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ। तो आज प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट होने वाला दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड तो आप तो इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज की ये है कि पिट नहीं तो हम सेट नहीं, यानी अगर आप पिट नहीं पास होते हैं तो आपको यूपी के अधीनस्थ की जो वैकेंसी है उस पर आपको नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से पिट के लिए आप ज़बरदस्त तैयारी कर दे, स्टार्ट कर दे। पिट नहीं तो हम सेट नहीं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। चलते हैं बिना देर की अपने क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन होगा ये पहले पॉलिटी से क्वेश्चन होने वाला है। तो चलते हैं। बहुत और आप पे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन दोस्तों आज बहुत नॉर्मल है, लगभग जो आपके क्वेश्चन 40 प्लस तो चलने ही चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा किसे कहा है? ठीक है, समता के अधिकार को कहा था, कि शोषण का अधिकार को कहा था, कि संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार को कहा था, या धर्म स्वतंत्रता का अधिकार को कहा था? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने संविधान को हृदय की जो आत्मा कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जो अनुच्छेद था यानी आर्टिकल 32 को कहा था। ठीक है, जो 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है, बंदीकरण और उत्प्रेषण है, मतलब और परमादेश है, तो ये सब जो रिट थी उसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय की आत्मा कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या S.A. डांगे। दोस्तों, जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो था वो जयप्रकाश नारायण थे, उसमें महात्मा गांधी थे और विनोबा भावे थे, M.N. रॉय और कई नेता इसमें प्रवर्तक थे लोकतंत्र, भारत में दल रहित लोकतंत्र में। लेकिन जो इनका जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित और पोषित करने का संबंधित कार्य किया था। इसी वजह से जो इनका श्रेय जाता है वो जयप्रकाश नारायण को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, जब कभी आपसे पहली बैठक के बारे में पूछे, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और दोस्तों, ये बैठक जो हुई थी ये आपको पता भी होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो जो कैबिनेट मिशन के थ्रू हमें संविधान सभा का जो गठन किया गया था, वो कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन के थ्रू ही पहले कैबिनेट मिशन आया था 16 मई 1946 को। ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। उसी को प्रस्ताव को लेकर फिर हमारे देश में संविधान सभा का गठन जो हुआ था, उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ पे पहली बैठक पूछा था संविधान सभा की, तो पहली बैठक के लिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जो मतलब पूछने का जो तरीका होगा एग्जामिनर का वो कैसे पूछेगा। देखिए, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था कि भारत में संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज शुरू किया, यानी संविधान सभा ने बैठक कब हुई? तो आपको पता था कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, उसी मिशन के तहत हमारे देश में संविधान सभा का निर्माण होने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1946 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकात्मक सरकार में समस्त जो ताकत होती है, जो पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार की, केंद्रीय सरकार की, प्रांतीय सरकार की, या पंचायत की? तो पहले दोस्तों थोड़ा सा एकात्मक सरकार के बारे में जान लें। एकात्मक जो सरकार होती है वो सरकार का वह रूप होती है जिसमें शासन की अधिकांश या सभी शक्तियां केंद्र सरकार के निहित में होती है। ठीक है, एकात्मक में जो सभी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती है और केंद्र सरकार उसमें सर्वोच्च होती है।
और प्रशासनिक मंडल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और प्रशासनिक मंडल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा सौंपी जाती हैं। ठीक है, एकात्मक सरकार में जो शक्तियां होती हैं वो लगभग केंद्र सरकार के हाथ में होती है टोटल शक्तियां। अगर आप संघ प्रणाली की बात कर लें तो संघ में तो केंद्र और राज्य में दोनों के बंटवारे अलग अलग कि आप किस पे काम करेंगे, खैर वो बात मैं नहीं, यहाँ लंबा हो जाएगा बात। तो इसी वजह से एकात्मक जो सरकार होती है उसकी जो पावर जो होती है वो सेंट्रल के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है पोर्शन आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी न्यूनतम प्लान वेग की आवश्यकता होती है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों। किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी न्यूनतम प्लान वेग की होती है, यानी एस्केप वेलोसिटी की जो एज होती है, मतलब जो उसकी स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों। यदि अगर अब एक चीज़ जान लें, यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंक जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। ठीक है, फिर वो पुनः जो है वापस पृथ्वी सतह पे नहीं आती है। तो इसकी स्पीड जो होती है दोस्तों, उसकी स्पीड जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी सतह से इतनी की स्पीड से आप फेंक देंगे तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वो पुनः वापस नहीं आता। तो रॉकेट जो अंतरिक्ष छोड़ने जो स्पीड है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो आपकी 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गियर व्हील, ठीक है, गियर व्हील होती है जो चक्र बनाए जाते हैं। समानता प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का कौन सा पदार्थ होता है? गियर व्हील बनाने के लिए समानता प्रयोग में लाने जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों जो गियर व्हील जो बनती है वो समानता जो प्रयोग में लाया जाता है उसको हम प्लास्टिक का प्रयोग, प्लास्टिक के नायलॉन का यूज़ करते हैं। यानी जो इसमें सही आंसर होगा आपका नायलॉन होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों। मैंने साइंस के तीनों क्वेश्चन अपलोड किया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिक्स करके आपके सामने दे रहा हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे केमिस्ट्री मिल चुका, फिर आपको केमिस्ट्री मिल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे एजुकेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ। परमाणु का जो अस्तित्व की जो जानकारी, यानी जो परमाणु की सीधी बात कर रहा हूँ, इनकी जो अस्तित्व की जो जानकारी दी थी ये सबसे पहले डेमोक्राइट्स ने दिया था। लेकिन पदार्थ के परमाणु जो सिद्धांत दिए थे वो जो प्रतिपादित का जो श्रेय जाता है वो जॉन डाल्टन को जाता है। ठीक है, और जॉन डाल्टन ने कहा था कि यदि पदार्थ के परमाणु से मिलकर, पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, और दिए गए कि तत्व के सभी परमाणु भार तथा गुण अलग होते हैं और दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलने से यौगिक बनता है, ये डाल्टन ने कहा था। तो अगर आप पदार्थ, यानी अगर कोई पूछेगा परमाणु अस्तित्व के कब जानकारी किसने दिया था तो ये डेमोक्राइट्स थे। लेकिन अगर पदार्थ के परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे तो ये हमारे जॉन डाल्टन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोमबत्ती का जलना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आपको एक नज़र देख के ही आंसर मार देना है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसको अगर जिसको नहीं पता है उसको बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यानी कि जो कैंडल होती है एक प्रकार का वो ठोस हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है जिससे हम पैराफिन भी कहते हैं। जब ठोस जलता है, ठीक है, जब सॉलिड चीज़ें बंद होती हैं तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2, ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 और H2 यानी कि जल जो होता है वो बनाता है। इसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं और इसी अभिक्रिया में ऊष्मा किसी दूसरे पदार्थ के साथ बाहर निकलती है, तो इसमें हम कौन सा होगा? ऊष्माक्षेपी होता है। दोस्तों ये लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, मोमबत्ती की जलना कौन सी प्रक्रिया है, तो आप याद रख लें ऊष्माक्षेपी है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के देख ले, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है। आनुवांशिक की बात आ गई है तो अगर आप अच्छे से थोड़ा सा बायोलॉजी देखे भी होंगे तब जब भी कहीं आनुवांशिकता की बात आ जाती है और ये कह रहा है कि जब जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स की जो सूचनाओं को जो होता है वो मास्टर कॉपी को डीएनए कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ज्योग्राफी की क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 50 क्वेश्चन टोटल होंगे। 50 में आज की जो सीरीज़ है वो आप 40 प्लस तो आपके होने चाहिए। क्वेश्चंस बहुत अभी नॉर्मल रखे गए हैं, मॉडरेट लेवल के रखे गए हैं, आगे अभी आप देखते चलिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क जिसे हम जीवमंडल रिजर्व भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में है, यानी उत्तराखंड जिसे आप यूके कहते हैं उत्तराखंड में है, जो चारों नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। बाहर सब्जी वाले आ गए थे, खैर चलते हैं अपने काम करते हैं कि समस्याएं तो आती रहती है, आवाज़ भी आती रहेंगी। क्या देखिए, भारत के जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया जो नंदा देवी नेशनल पार्क है या हम जीवमंडल रिजर्व कहते हैं वो यूके में यानी कि उत्तराखंड में है, और जो नंदा देवी चोटी की चारों ओर स्थित है। और इसकी जो स्थापना दोस्तों, इसकी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1982 में हुई थी। 1982 में नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना की। और इसी के एक निकट में एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ठीक है, इसी के निकट में एक वैली ऑफ नेशनल फ्लावर है जिसको यूनेस्को ने 1988 में भी विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल कर लिया था। खैर इसका सही जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस राज्य के बीच है। दोस्तों कावेरी नदी का एक विवाद भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है दोनों का, ठीक है, तो किसके बीच में है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो कावेरी नदी का जो विवाद है ना वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के मध्य में स्टार्ट हुआ था। इसका जो मेन मुद्दा था वो कावेरी नदी के जल का बंटवारा था। इसके विवाद की उत्पत्ति जो हुई थी अगर देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के मध्य 1892 में इसका विवाद, यानी उसके बीच 1924 में समझौता हो गया था। लेकिन कर्नाटक जो है वो दावा करता है कि उसे कावेरी नदी से उसे उसके हिस्से का यथोचित जल नहीं मिल पाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच में है। दोस्तों कावेरी जो जल विवाद नदी विवाद है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों जो आपका अफ्रीका के जो दक्षिण भाग है यानी जो साउथ पार्ट है उसमें विविध प्रकार के खुले क्षेत्र होते थे। विविध प्रकार के जो खुले क्षेत्र होते हैं उसे हम वेल्ड्स से नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोग चारगाह और कृषि भूमि के लिए किया जाता है। अगर आप विशिष्ट रूप से देखेंगे तो जो दक्षिण अफ्रीका है, लेसोथा है, स्विट्जरलैंड है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है में जो घास छोटी छोटी झाड़ियाँ से आच्छादित एक समतल क्षेत्र है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो विविध जो खुले क्षेत्र होते हैं उसे हम वेल्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है। बैरन द्वीप किस देश में है। दोस्तों जो बैरन द्वीप जो है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप तथा राजधानी क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है और यह अंडमान सागर में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में भी स्थित है। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बैरन द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भारत इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी, बहुत सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। दोस्तों आपको पता होगा जो अमेजन नदी है ये दक्षिणी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों से होते हुए ब्राज़ील में प्रवाहित हो जाती है। तो और इसे जो ब्राज़ील के जो लोग हैं, जो ब्राज़ील वासी है, इसे अमेजन नदी को रिवर सी भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो इसका
और ये बहाव की छेद से बहाकर जल लाने की मात्रा की दृष्टि से इसे विश्व की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है, क्योंकि ये बहाकर जल की मात्रा की दृष्टि से कह रहे हैं, ये जल बहा के जो लाती है जल की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। अमेज़न नदी जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका से उष्णकटिबंधीय वनों से होकर गुजरती गुजरते ब्राज़ील से प्रवाहित हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ब्राज़ील, इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब इकोनॉमिक्स में आ गए हैं तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आइए चलते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। पूछा कि सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा नवरत्न नहीं है, यानी कि नवरत्न में लिस्ट में कौन सा शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन बता देता हूँ कि जब बजट हमारा 1997 और 98 पेश हो रहा था, तो उसी जुलाई 1997 में सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो मुनाफे की जो चुनिंदा कंपनियां उद्यमों थे उनको अधिक स्वायत्तता देने के लिए इन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया था। ठीक है, और नवरत्नों में दोस्तों बहुत सी एजेंसियां हैं, ONGC भी है, आपका BHEL भेल भी है, BPL भी है, गेल भी है, HPCL भी है, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी है, MTNL भी है, NTPC है और इसी में सेल भी है। तो जो नवरत्न नहीं है दोस्तों, उसका सही जो आंसर होगा आपका वो होगा LIC जो है वो नवरत्न कंपनियों में नहीं है। ठीक है, और सेल भी है, ONGC को भी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी शामिल किया गया। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका LIC जो है वो नवरत्नों में शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है। जो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर बल देती है। दोस्तों गांधीवादी जो 1924 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी सिद्धांत पर जोड़ा था। तो अगर आप देखा जाए गांधीवादी जो विचारधारा थी, जो उनका विकास मॉडल था वो किस पर था, राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल या आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सामाजिक एवं आर्थिक मूल। गांधी जी को अगर आप देखेंगे तो वो लघु लघु व कुटीर उद्योगों की बात करते थे, सबकी समानता की बात करते थे। तो समाजवादी और आर्थिक रूप से इसे हम गांधीवादी का सिद्धांत या गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, गांधीवादी जो सिद्धांत था वो इसी पे थी कि लघु उद्योगों की भी बात किया करते थे, आर्थिक कि बच्चा उससे कुछ कमाएगा उस तरीके, और सामाजिकता की भी बात करते थे, सबकी इक्वलिटी की बात करते थे। तो इसी गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आपका सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। उस राज्य की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। उस रोजगार की स्थिति, यानी उस रोजगार को हम क्या कहते हैं जिसमें कृषि जो मजदूर हैं उनकी उत्पादकता शून्य हो जाती है। मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ ना कुछ उपयोग करते रहते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा की गणना, सॉरी यहाँ पे रेखा होगा, गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों आपको पता होगा सरकार देखती है कि कौन सी कैसी गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के ऊपर है। तो दोस्तों मैं आपको गरीबी रेखा की आकलन गणना कैसे की जाती है इसके क्वेश्चंस हैं। तो गरीबी रेखा की जो गणना की जाती है वो देखा जाता है कि न्यूनतम आय में से भी, यानी जो सरकार ने जो एक न्यूनतम आय रखा उससे भी कम अर्जित करने वाले परिवार को गरीब माना जाता है। जो ठीक है, जैसे कि कोई भी सरकार ने कोई भी एक न्यू आय मतलब एक इनकम फिक्स की थी कि आप इससे पैसे से अगर आप कम आय कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे होंगे। यानी न्यूनतम आय से कम जो एक आय रखी होगी, कोई इनकम रखी हो, उससे भी अगर आप कम पैसा कमाते हैं तो आपको गरीबी रेखा में गरीब माना जाएगा। तो मासिक, उसके बाद ये मंथली का जो व्यय होता है, जो मंथली का जो खर्चा होता है उस आधार पे देखा जाता है कि हाँ अगर कोई भी बंदा इतना पैसा कमा ले तो वो एक दिन में इतना पैसा व्यय कर सकता है, तो उसे हम गरीबी रेखा से प्रभावित, अगर वो उससे कम कमाता है तो वह गरीबी रेखा से प्रभावित है। अगर आप 2011 की जनगणना को मान लें तो सरकार ने कहा था कि अगर ग्रामीण जो में रहने वाले अगर वो 27 रुपये 2 पैसे
डेली खर्च कर सकते हैं तो वह गरीब नहीं हैं। इससे नीचे कमाने वाले गरीब हो जाएंगे। और अगर शहरों की बात कर लें तो अगर शहर में कमाने वाला 33.3 रुपये कम कमाता है तो वह गरीब है। इससे आप कम कमाएंगे तो आप गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। शहरों में ग्रामों में अगर आप 27.2 रुपये से भी कम कमाते हैं तो आप व्यय करते हैं तो आप गरीब हैं। ठीक है। फिनेश यानी ये सरकार कैसा आकलन करती है? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, यानी भारत सरकार तय कर देती है कि अगर इससे कम कमाने वाला व्यक्ति होगा तो वो गरीब की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? दोस्तों आपको पता होगा जी, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय होता है वो लगभग पिछले के 12 मंथों के भारतीय इकोनॉमी के विकास एवं प्रमुख कार्यक्रम में अनुपालन की समीक्षा करता है। तो इसका सही जो आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास एवं आंदोलन के भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो आप सब रेडी हो जाएं अपने इस क्वेश्चन को देखने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यानी भारतीय इतिहास और आंदोलन के भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। दोस्तों मैंने आपका जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया वो एकदम 50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस के तैयार किया गया है। अब आप देखिए और आप बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। पूछा गया है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली में 1927 में एलिजाबेथ मार्गरेट के द्वारा हुई थी। और जो ये अखिल भारतीय जो महिला सम्मेलन है ये एक एनजीओ संस्था थी, सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकारों के संबंधित मामलों के लिए कार्य करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद मूल्यता किस आंदोलन पर आधारित है? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? दोस्तों समाजवाद या समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का स्वामित्व अधिकार होता है तथा अर्थव्यवस्था का प्रबंध जो होता है वो मजदूरों के सहयोग से किया जाता है। आधुनिक समाजवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अंतर्गत मजदूर वर्ग ने कई राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्होंने औद्योगिकरण और निजी संपत्ति का आलोचना की थी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो समाजवाद मुख्यतः मजदूरों का आंदोलन था, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो कामगारों के लिए था, जो मजदूर थे वहाँ के उनके लिए आंदोलन था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत में संघीय शासन प्रणाली किसके अधिनियम के तहत लाई गई थी? भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाई गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909, 1935 या 1947? दोस्तों जो भारत में संघीय शासन प्रणाली जो अधिनियम आई थी वो 1935 के तहत भारतीय अधिनियम में द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने और आंशिक उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था स्थापना करने का प्रावधान थे। और इसके विषय के विभाजन के लिए 3 सूचियाँ भी बनाई गई थी। संघ सूची बनाई गई थी, प्रांतीय सूची बनाई गई थी और समवर्ती सूची बनाई गई थी 1935 के भारतीय अधिनियम के द्वैध शासन। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब फिर एक क्वेश्चन बन रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है?
तो जो जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग बता दें, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों जो था वो आपका चंदहूड़ो था। ठीक है, चंदहूड़ो तो था एक नगर था बिना दुर्ग के एकमात्र जो सिंधु नगर कौन सा था? चंदहूड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बुक का नाम है प्रियजन डायरी। ठीक है, प्रियजन डायरी किसने लिखा था? दोस्तों जो प्रियजन आपकी डायरी लिखी, इसका ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी, वी डी सावरकर, जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई। दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, यानी जे पी नारायण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी प्रियजन डायरी के नाम से, जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। 1970 में ये बुक पब्लिश हुई थी और मार्क्स के दास कैपिटल के प्रभावी जयप्रकाश नारायण ने भारत में मार्क्सवादी समाजवादी शासन के पक्षधर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों? कि ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपने पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था? तो दोस्तों 31 दिसंबर 1919 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपने उद्देश्य के रूप में एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। सीमित स्वायत्तता या स्वतंत्रता उपनिवेश के दर्जे के बजाय पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में कांग्रेस के उद्देश्यों की स्थापना हुई थी। यानी इसका जो सही आंसर होगा, कांग्रेस ने जो अपना पूर्ण स्वराज की जो घोषणा लक्ष्य घोषित किया था वो लाहौर के अधिवेशन 1929 में कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों इसका जो आंसर बताइए आप सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अगर आप आधिकारिक रूप से देखें तो प्रथम जो गोलमेज का सब सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को, पहली बार जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लंदन के किंग जॉन परचम के द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो थी वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आंसर नंबर डी 4 इसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी आर दास। देश बंधु की जो उपाधि थी वो सी आर दास से संबंधित है। सी आर दास जो थे वो बंगाल के एक प्रमुख वैद्य थे। क्या थे? वैद्य थे। सी आर दास एक बंगाल के एक प्रमुख वैद्य थे। उन्होंने 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया था। तो अध्यक्ष सी आर दास थे। ठीक है, इसका सही आंसर जो है देशबंधु की उपाधि सी आर दास को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पे महाअभियोग चलाया गया? तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इम्पे की मदद से जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार यानी मुर्शिदाबाद के जो भूतपूर्व कप्तान थे, दीवान थे, उनको फांसी पर लटका दिया था, जिस पर बर्क ने हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया था और यह मुकदमा आपका 1788 ईस्वी में 1795 तक चलता रहा, परंतु संसद ने उसी दोषों को मुक्त करके हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर मुकदमा दायर किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो किस गवर्नर जनरल पे मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाली दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? नील दर्पण के रचनाकार कौन है? दोस्तों नील दर्पण जो बांग्ला का एक प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, जिसकी जो रचयिता है वो आपके दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसकी जो रचना हुई थी दोस्तों 1858 और 1859 के बीच हुई थी, 1859 के बीच में हुई थी, और यह बंगाल में 1859 के नील विद्रोह का कारण बना, जिसके अंतर्गत नदियां जिले के किसानों के नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया था। नील दर्पण रंगमंच का विकास का एक अग्रदूत बन गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दीनबंधु मित्र थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपका अब करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपके क्या है उसमें आने हैं। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस है, तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आप देखिए और फिर बताइए कि कैसा क्वेश्चन है आपके ये जो सारी चीज़ें की गई हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? कौन सा नाम है? सामिया सुलू हसन। तो दोस्तों जो आपके किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, तंजानिया या केन्या। सामिया कुल सुलू हसन जो है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तंजानिया। क्या होगा? तंजानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 मार्च 2021 को विद्युत मंत्रालय ने ग्राम उजाला कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आरा और बिहार से, कहाँ के? बिहार के आरा जिले से इन्होंने ग्राम विद्युत यानी कि विद्युत मंत्रालय ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के स्थान आधा बिहार से किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, बारबाडोस, निकारागुआ, इटली और नीदरलैंड। इसका सही जो आंसर होगा वो है आपका इटली ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में देश में शामिल हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सतत विकास समाधान द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? फिनलैंड इसका सही आंसर होगा। खुशहाली के मामले में फिनलैंड बहुत नंबर 1 पोजीशन पे है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने देश भारत की किस रैंक पे है ये आप जानकार रख के बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, 18 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के संबंधित कानून पारित कर दिया गया है? इच्छा मृत्यु दोस्तों यानी कि अगर आप मरना चाहते हैं, आपकी एज हो चुकी है, आप किसी प्रकार से बहुत मामले से बहुत दिक्कत में हैं, आपकी ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आपकी डेथ भी नहीं हो रही, तो आप सरकार से लेकर आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। तो इस किस देश ने पारित किया दोस्तों? ये आपका पारित किया है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, किस संस्था ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है? आंसर बताइए, किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? नीति आयोग, CISR, RBI या इसरो? दोस्तों जो नीति आयोग ने यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडिया दूसरा संस्करण जारी किया है, और इसके जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार ने जारी किया है। तो इसका सही जो आंसर होगा, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी हो गया है। कब जारी हुआ? 20 जनवरी 2021 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां यानी किसी
63वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा है? इसरो, डीआरडीओ, एसबीआई या बीएसएनएल? तो दोस्तों जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है यानी कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका सही जो आंसर होगा डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो स्थापना आपका 1958 में हुआ था। ये हुआ शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। ठीक है, ये एक तरह का चार्ज होता है जो कि किसी एक नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर पर यूज़र द्वारा कॉल किए जाने के एवज में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जो फुल फॉर्म है वो है इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान केंद्रीय बजट, और यहाँ पे वजन हो गया है, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना के क्षेत्र संबंधित है। दोस्तों केंद्रीय जो बजट हमारा पेश हुआ है 1921-22 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, क्या फॉर्म है इसका? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क्स की एक घोषणा की योजना की। इस योजना में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के अतिरिक्त शुरू की जाएगी। इसका जो उद्देश्य होगा उद्योग का, ये प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करेगा और निवेश का आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसका सही जो आंसर है दोस्तों क्या होगा? वस्त्र। ठीक है, टेक्सटाइल को लेके है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए टीका जो बना हुआ है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को किस तापमान, कितने टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए? दोस्तों अगर देखा जाए कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी किसी मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो भारतीय बायोटेक ने इसको बनाया है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया गया था। जब यह वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है, और वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पर दी जाती है और इसे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी पे कोवैक्सीन कोविशील्ड यानी कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया, पुणे ने बनाया था। ठीक है, और कोविशील्ड की बात कर लें, कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। यहाँ ठीक है, कोवैक्सीन को जो बनाया था वो भारत बायोटेक ने बनाया है और पुणे ने इंस्टीट्यूट, और ये कोविशील्ड जो है ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका से मिलकर डेवलप किया है। अगर आप कोविशील्ड की बात करें, कोविशील्ड भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। जब वैक्सीन लगी है तो इसका इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस से संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। यह वैक्सीन जो 2 से 4 और 12 हफ्तों के अंतराल में लगती है, इसे भी 2 डिग्री सेल्सियस से बीच में स्टॉलर रखा, यानी कि ये जो आंसर होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? विश्व व्यापार जो है दोस्तों किस व्यापार से तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख करता है। मराकेश समझौते के अंतर्गत इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2028 में ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों जो 2028 में जो ग्रीष्मकाल जो ओलंपिक का जो आयोजन है वो 21 जुलाई से 6 अगस्त के बीच होने हैं। ठीक है, इसका जो लॉस एंजिल्स
ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में होना है। ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स या संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए के मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी रुपए चलता है, नेपाल में भी रुपए चलता है, श्रीलंका में भी रुपए चलता है, लेकिन बांग्लादेश जो है वहाँ पे टका चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। दोस्तों जो आपका गोल्फ है वो आपके जो टाइगर वुड्स हैं वो अमेरिका के आपके हैं, यानी कि यूएसए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चाबागाह पोर्ट का डैश विकसित किया गया है। चाबागाह दोस्तों एक बंदरगाह, एक समुद्री बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी और दक्षिण पूर्व ईरान के चाबागाह में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पूर्वी ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ईरान इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन आपका है, एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन है। एलिस एंड विंडरलैंड का निर्देशक कौन है। 46 क्वेश्चन देखिए, एलिस एंड वंडरलैंड का निर्देशक कौन है। दोस्तों एलिस एंड जो वंडरलैंड के निर्देशक टिम बुटेनी है। टिम बुटेनी यानी आपसे टिम बुटॉन हो गया है, ये इसका टिम बुटेनी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत का संस्थापक जनक किसे मानते हैं। दोस्तों जो नौकरशाही सिद्धांत का जनक जो है वो मैक्स वेबर को माना जाता है। यह सिद्धांत जो है प्राधिकारी संरचना और संबंधों से संबंधित है। किसे माना जाता है, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जानते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसे हम कलकत्ता भी कहते हैं, महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय यानी इंजॉयमेंट का शहर भी कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कोलकाता पूर्व में कलकत्ता 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी और देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था। महलों का शहर किसे होगा, कोलकाता। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी चुनाव से पहले लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता कब से लागू होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नौकरियों की भरमार भी होने वाली है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आचार संहिता, आदर्श जो आचार संहिता है कब से लग जाती है। दोस्तों तो थोड़ा सा आप जान लें इसके बारे में। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है 26 फरवरी 2021, ठीक है, में आपको पता होगा कि जो निर्वाचन अभी जल्दी आपको पता होगा कि असम में भी चुनाव हुए हैं, केरल में भी चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। तो चुनाव की घोषणा जो होती है वो चुनाव आयोग करता है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो आदर्श आचार संहिता जो होती है दोस्तों, वो आयोग द्वारा चुनाव के जो पूर्व जो राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवार के विनिमय, ठीक है, वो विनिमय तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी एक निर्देश समूह होता है। यानी चुनाव आयोग जो आचार संहिता होती है वो एक नियम गाइडलाइन होती है कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। और आदर्श जो आचार संहिता जो होती है वो उस तारीख से लागू हो जाती है, ठीक है, वो उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। उस तारीख से, जैसे आज चुनाव आयोग ने घोषित किया तो लागू होना स्टार्ट, ठीक है, तो वह यह चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। जब से डेट फिक्स हुई और जब तक लास्ट फैसला ना आता तब तक आचार संहिता लागू रहती है। आचार संहिता की जो शुरुआत सबसे पहले की गई थी वो केरल में की गई थी। केरल में 1960 में विधानसभा के चुनाव में किया गया, सबसे पहली बार 1960 में केरल के चुनाव में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के ब्राज़ील में अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया है। दोस्तों इसका आपको पता ही होगा आंसर कि PSLV C51, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी है
और क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं। 50 में आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि 40 प्लस बन रहे होंगे। अब हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों, ना तो बहुत हाई दिए गए थे और ना बहुत टफ दिए गए थे। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यूपी ट्रिपल एससी एसएससी तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी मैं आपको देता हूँ और चैनल पे हमारे आप क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल एजुकेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो अब हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं ये भी हमें कमेंट करके आप बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।